हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नीट 13 का DT 10 पेपर 10 पेपर। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में केवल 2 ही चैप्टर से क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन सॉल्यूशन। जो मेजर क्वेश्चन थे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें थे, राइट। तो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैविंग अ सॉल्यूशन ऑफ pH 4 एट 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पूछा है जिसका pH कितना है 4 है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे जो मेन कंफ्यूजन होता है कि अभी आपको यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, अगर कुछ भी गिवन ना हो तो रिडक्शन ही कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ पे रिडक्शन के अकॉर्डिंग ही पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे। तो रिएक्शन क्या हो रही होगी यहाँ पे, अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा तो H प्लस से रिएक्शन कहाँ जाएगी, H2 में। बैलेंस इक्वेशन हो गया, राइट। अच्छा, ये पॉइंट होपफुली आपको पता होगा कि यहाँ पर कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर 2H प्लस से आप H2 बनाइए या H प्लस से हाफ H2 बनाइए, एक ही बात है। दोनों में पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, सिमिलर मिलेगा। आपको बोला है यहाँ पे pH कितना है, 4 है। तो अगर pH 4 है तो H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना होगा, 10⁻⁻⁴ मोलर, राइट। अब हम यहाँ पे नॉन इक्वेशन की बात करें तो नॉन इक्वेशन क्या बोलता है, ई सेल किसके बराबर होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n। हम यहाँ पे इजी कैलकुलेशन के लिए 0.06 ले लेते हैं। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है H2 पावर हाफ अपॉन रिएक्टेंट कौन है H प्लस, राइट। जो भी कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाता है, राइट। अब हम बात करें ई नॉट ऑफ H प्लस ऑब्लिक H2। रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे आपको निकालना है ई H प्लस ऑब्लिक H2। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0.06 अपॉन इस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, लॉग H2। अच्छा, अब यहाँ पे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गिवन नहीं है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो आप प्रेशर कितना ले लेते हैं, यहाँ पर 1 atm ले लेते हैं। तो 1 पावर हाफ अपॉन H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पे 10⁻⁻⁴। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.06 लॉग पावर -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। 1 की पावर हाफ क्या होगा, 1 ही होगा, 10⁻⁴। तो यहाँ पे 4 आगे ले लेंगे, log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो माइनस 0.06 इंटू 4 मीन्स माइनस 0.24 वोल्ट। तो आपको ये सेल्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो माइनस 0.236 वोल्ट आपको दे रखा है। वो कब मिलेगा, जब यहाँ पे आप 0.0591 यूज में लेंगे। तो हमने इजी कैलकुलेशन के लिए 0.06 यूज में ले लिया था। तो ये आंसर भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, राइट। केमिस्ट्री में सेकंड, फिजिकल केमिस्ट्री के सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन है आपको, हाउ मेनी फैराडे विद 60% एफिशिएंसी विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ पे 60% एफिशिएंसी का मींस क्या है कि जितना करंट आप फ्लो करेंगे उसका केवल 60% ही यूटिलाइज होगा। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना यूटिलाइज होगा। जो यूटिलाइज हो रहा है वो एक्चुअल करंट का कितना परसेंट है, 60%। बट आपको कौन सा करंट बताना है, एक्चुअल करंट बताना है। एक्चुअल फेराडे कितने यहाँ पे फ्लो किए हैं वो बताने हैं। तो पहले नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दें। दिस इज द नाइट्रोबेंजीन। रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन का एडिशन कर दें, क्या बना लेगा ये, एनिलीन। आपको बोला है एनिलीन बना रहा है, प्लस जो ऑक्सीजन है वो किस में चले जाएंगे, वाटर में चले जाएंगे, राइट। तो इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए, कितना हाइड्रोजन होगा, 6 हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे आपको इसका वैलेंसी फैक्टर बताना है। तो बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। हम क्या करें, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी हो रहा है उसको चेक कर लेते हैं। हमें यहाँ पे जो सबसे इजी कौन रहेगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हम चेक कर सकते हैं, हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, सबके साथ ही मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो सब में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 0 से कहां पर जा रहा है, +1 में जा रहा है। तो कितने हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंसिंग, अच्छा यहाँ पे 3H2 आएगा। तो यहाँ पे 3H2 कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो 0 से किस में जा रहा है, +6 में। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 6 होगा। बिकॉज रिएक्शन बैलेंसिंग है, बैलेंस्ड है। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या रहना है, बराबर ही रहना है, ठीक है। तो जब यहाँ पे 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये 1 मोल है और ये 3 मोल है
तो यहाँ पे 1 मोल NH2 and 2 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस होगा H2O। अगर यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन है तो 3 मोल H2 के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 मोल इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर फ्लो हो रहा होगा। 6 मोल इलेक्ट्रॉन में 6 फेराडे। क्लियर? तो जब 6 फेराडे का फ्लो हो रहा है तो कितना मोल एनिलीन प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल एनिलीन। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस बाय 6 मोल इलेक्ट्रॉन और 6 फेराडे 1 मोल एनिलीन प्रोड्यूस्ड, राइट। 1 मोल एनिलीन के लिए आपको मोलर मास दे रखा है कितना, 93। तो मींस आप क्या बोल सकते हैं, 93 ग्राम। ठीक है, तो 93 ग्राम के लिए कितना फेराडे रिक्वायर्ड है, 6 फेराडे। आपको कितना प्रोड्यूस करना है, 9.3। तो अब यहाँ पे आप बोल दें यूनिटी मेथड सेंस 93 ग्राम एनिलीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 6 फेराडे। तो 1 ग्राम एनिलीन कितने से प्रोड्यूस होगा, 6/93 एंड 9.3 ग्राम फेराडे कितने से प्रोड्यूस होगा, 6/93 इंटू 9.3। तो ये कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर, 0.6 फेराडे। तो अगर आपको 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन प्रोड्यूस करना है तो 0.6 फेराडे आपको रिक्वायर्ड रहेगा, राइट। बट आपसे पूछा है यहाँ पे हाउ मेनी फेराडे करंट विद 60% एफिशिएंसी रिक्वायर्ड। तो ये तो कौन सा है जो यहाँ पे 9.3 के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, बट हमें कितना फ्लो कराना पड़े कि जिसका 60% क्या हो, यहाँ पे 0.6 फेराडे। तो हम क्या बोलते हैं, लेट x फेराडे यहाँ पे हमने फ्लो कराया तो x का 60% क्या होना चाहिए, 0.6 फेराडे होना चाहिए। तो x यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 1 फेराडे के इक्वल। यानी अगर आप 1 फेराडे का फ्लो कराएंगे तो 60% एफिशिएंसी के साथ यहाँ पर 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन का रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बोला है आपको बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट बोथ द इलेक्ट्रोड ऑफ इनर्ट मटेरियल आर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। तो अभी हम बात करें NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो NaCl किस में डिसोसिएट होगा, Na+ एक्वस एंड Cl- एक्वस। तो अभी हम पहले पॉसिबिलिटी की बात करें कि एनोड पे किस किस का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है और कैथोड पे किस किस का रिडक्शन पॉसिबल है। तो अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस में बात करें तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज। जो बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग एनोड और कैथोड का चार्ज यहाँ पर डिसाइड होता है, राइट। तो यहाँ पे एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो उस पे कौन से आयन आएंगे, नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन यहाँ पर आ जाएगा। कैथोड कौन कैसा होता है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज, तो उस पे कैसा आयन आएगा, पॉजिटिव आयन। तो सोडियम आयन यहाँ पर कैथोड पर रहेगा। तो अगर यहाँ क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा, Cl- ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बना लेगा, Cl2, राइट। और अगर सोडियम रिड्यूस होगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पर सोडियम मेटल बना देगा, ठीक है। अब बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर के ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की भी पॉसिबिलिटी होगी। अगर हम क्लोरीन के यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, सॉरी क्लोरीन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना, -1.35 वोल्ट, राइट। तो एनोड पर यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे -1.35 वोल्ट। अगर हम वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे क्या बनेगा, O2+ 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन। वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, -1.23 वोल्ट, राइट। सोडियम के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, Na+/Na -2.71 वोल्ट। एंड यहाँ पे वाटर भी रिड्यूस हो सकता है, तो अगर वाटर रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर H2+ 2OH-। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल -0.82 वोल्ट, राइट। तो अभी रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि सोडियम के रिड्यूस होने की टेंडेंसी नहीं होती है, सोडियम के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ही होती है। तो सोडियम तो यहाँ पर रिड्यूस होने वाला नहीं है। सोडियम के रेस्पेक्ट में कौन रिड्यूस होगा, यहाँ पर वाटर। तो यहाँ पर कैथोड पे क्या बनने वाला है, H2 गैस, राइट। हम एनोड की बात करें, एनोड पर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आपको मिल रही है, या तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो सकता है या फिर वाटर के ऑक्सीडेशन से आपको ऑक्सीजन गैस बन सकती है। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल के बेसिस पे बात करें तो क्या बनना चाहिए, यहाँ पे O2 बनना चाहिए, बिकॉज जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होता है। बट यहाँ पर एक पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर ओवर वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर वाटर के जो
वाटर के ऑक्सीडेशन की रेट होती है वो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन की रेट से बहुत कम होती है। तो अगर आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस कराना है तो वहां पे एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है। तो लोअर पोटेंशियल पर भी क्लोरीन के ऑक्सीडेशन की रेट हाई होने से वहां पर आपको एनोड पर कौन मिल जाता है, क्लोरीन गैस मिल जाता है। तो एनोड पर कौन प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, क्लोरीन, और कैथोड पर कौन प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर O2 एट एनोड एंड H2 एट कैथोड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। गिवन है आपको हाफ से रिएक्शन गिवन है Mn2 से Mn, Mn3 से Mn2 और पूछा गया है Mn2 से Mn और Mn3 बन रहा है तो इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा और रिएक्शन होगी या नहीं होगी, राइट। तो पहले हम पोटेंशियल की बात करें तो एक ही एलिमेंट की डिफरेंट रिएक्शन दे रखी है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप किससे सॉल्व करते हैं, गिब्स रिलेशन के बेसिस पर। तो इनके बीच में क्या रिलेशन बन सकता है, उनके बीच वही रिलेशन डेल्टा जी के बीच में रहेगा। तो अगर हम डेल्टा जी1 की बात करें, डेल्टा जी1 क्या होगा, माइनस NaPCl के बराबर होता है डेल्टा जी। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 2 इंटू एफ इंटू ई कितना है -1.18 वोल्ट, राइट। डेल्टा जी2 की बात करें, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 इंटू एफ इंटू 1.51 एंड डेल्टा जी3 की बात करें n का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 3Mn2 से ये Mn और Mn2 बन रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं Mn2 प्लस 2 Mn2 तो Mn2 से 0 में जा रहा है तो ये क्या हुआ, रिडक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 पे कितना चार्ज है टोटल +4 और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है +6, तो +4 से +6 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में ही 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2f इंटू E3 का वैल्यू आपको पता करना है, राइट। तो यहाँ पे इन रिएक्शन के बीच में जो रिलेशन होगा वही हम गिब्स डेल्टा जी के बीच में पुट करेंगे। तो क्या है, आपको Mn का रिक्वायर्ड है इधर रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट साइड है तो इसको करेंगे प्लस, और क्या चाहिए 2Mn3 है, इसको उधर भेजना पड़ेगा और कितने रिक्वायर्ड है 2, तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू रिलेशन पुट कीजिए, क्या होगा, डेल्टा G3 किसके बराबर होगा, डेल्टा G1 -2 डेल्टा G2 के इक्वल, वैल्यू पुट कीजिए -2f E3 इक्वल टू डेल्टा G1 कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू एफ इंटू 1.18 माइनस 2 डेल्टा G2 का वैल्यू कितना है -f इंटू 1.51, राइट। तो मल्टीप्लाई कीजिए, f से f कैंसिल आउट कर दें, मल्टीप्लाई कीजिए -2 इंटू E3 इक्वल टू कितना 2.36 माइनस माइनस प्लस 3.05, राइट। तो यहां से E3 आपको मिल जाएगा कितना -5.41, कैलकुलेशन देख लें तो ये होगा 3.02, तो ये कितना आ रहा है 5.38 बाय 2 मीन्स कितना -2.69 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। अब आपको ये पॉइंट भी पढ़ा हुआ है कि अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, डेल्टा जी क्या होता है -NFE, तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी नेगेटिव रखना है तो E कैसा रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो E तो आपको मिला नेगेटिव, ये नेगेटिव मिला तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, मींस रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है -2.69 है और रिएक्शन विल नॉट, अगर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 100 mm एट सर्टेन टेम्परेचर व्हेन अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड इज एडेड, वेपर प्रेशर ड्रॉप टू 95 mm, हेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्वेश्चन है। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P0 माइनस PS अपॉन P0 किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल। आपको क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही पूछा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको पूछा है, अगर P0 यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अगर दोनों चीजें पता है तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहां से निकाल सकते हैं। तो P0 आपको कितना गिवन है 100 एट अ सर्टेन टेम्परेचर व्हेन अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेपर प्रेशर ड्रॉप्स टू 95, यानी फाइनल वेपर प्रेशर कितना हो गया 95 अपॉन प्योर कितना था 100, तो कितना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। तो 5/100 मींस 1/20, तो 1/20 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, बोला है अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय COCl3.XNH3 इट्स 0.1 मोलर सॉल्यूशन वाटर शॉर्ट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 0.558 केल्विन assuming 100% ionization of the complex the coordination number of cobalt is 6 देन वैल्यू ऑफ x। तो आपको बोला है यहाँ पे कितने अमोनिया प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला जो गिवन है वो क्या होगा, COCl3.XNH3, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी यहाँ पर अंदर की तरफ यहाँ पे जो कोबाल्ट से जुड़े हुए लिगेंड है वो टोटल कितने होंगे, 6 होंगे, राइट। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम से जुड़े हुए जो भी डोनर ग्रुप होते हैं उनको लिगेंड बोला जाता है। ये धीरे धीरे आपको जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या फॉर्मूला होगा, CONH3 होल X Cl Y एंड Cl3 माइनस Y, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे Y अंदर होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा, क्लोरीन अंदर होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा यहाँ पे नंबर ऑफ अमोनिया कितना है। अगर नंबर ऑफ अमोनिया यहाँ पर सपोज 6 होता है, अमोनिया पूरा का पूरा 6 है, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा, सारा का सारा बाहर प्रेजेंट होगा, राइट। तो जब ये सारा का सारा क्लोरीन बाहर होगा तो इसको जब आप वाटर में डिसोल्व करेंगे तो कितने आयंस बनेंगे उसके बेसिस पर ये आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस की बात करते हैं कि यहाँ पर डिसोल्व करने पर कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हमें आइडिया लगेगा कि कितने अमोनिया यहाँ पर होंगे। तो उसके लिए आपको क्या दे रखा है, डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दे रखा है 0.558। तो यहाँ पर KF का वैल्यू कितना है 1.86 और मोलरिटी गिवन है 0.1। तो डेल्टा TF क्या होता है यहाँ पर I इंटू KF इंटू M के बराबर होता है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो आप मोलरिटी को मोलरिटी के बराबर कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे I कितना होगा, डेल्टा TF अपॉन KF इंटू M, डेल्टा TF कितना 0.558 अपॉन 1.86 इंटू 0.1 मीन्स कितना 5.58 अपॉन 1. राइट। तो यहाँ पर I आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज अल्फा आपको 100% गिवन है, तो जब अल्फा 100% होता है तो I किसके बराबर होता है, जितने नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हो, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको I का वैल्यू 3 मिल जाएगा। I का वैल्यू 3 मिल रहा है, इसका मींस क्या है, डिसोसिएशन के बाद टोटल कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे आयोनाइजिंग स्पीशीज कौन है, Cl ही है, तो टोटल 3 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब डिसोशिएट होगा एक तो एक कोऑर्डिनेट स्फीयर होगा और बाकी Cl माइनस कितने होंगे, 2 Cl माइनस होंगे। तो यानी इसका मींस क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितने Cl माइनस प्रेजेंट होंगे, 2। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स की बात करें NH3X, तो बाहर कितने Cl माइनस है, 2 है, तो अंदर एक Cl माइनस होगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका ये क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, तो एक Cl माइनस अंदर प्रेजेंट है, तो अमोनिया कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पर 5 आपको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बेसिस पर I का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ x y एंड z आर 40 20 एंड 60%। तो x y और z का अल्फा आपको दे रखा है, सॉरी बीटा आपको दे रखा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन x का दे रखा है 40%, y का दे रखा है 20% और z का दे रखा है 60%। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। एसोसिएशन मींस पार्टिकल का आपस में जुड़ना। हेंस करेक्ट आउट ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पर। सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो पार्टिकल जितने ज्यादा एसोसिएट हो जाएंगे नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, उतने ही कम होते जाएंगे। तो जहां पे एसोसिएशन सबसे ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर द एसोसिएशन smaller the number of particle in solution, राइट। तो जितना ज्यादा एसोसिएशन हो रहा होगा नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, उतने ही कम होंगे। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल का ऑर्डर देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम किसमें होंगे, जिसमें एसोसिएशन सबसे ज्यादा है, तो Z में सबसे कम होंगे, देन Y में होंगे, सॉरी देन फिर X में होंगे
देन फिर y में होंगे। तो जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये क्यों ज्यादा है उसका लॉजिक आपको क्लियर होगा कि सरफेस पे जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे सॉल्यूट के, उतने ही कम सॉल्वेंट के पार्टिकल वेपर फेज में जा रहे होंगे और उतना ही कम वेपर वहां पर प्रोड्यूस हो रहा होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर या 1 atm के बराबर हो जाए, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जब 1 atm के प्रेशर के बराबर होते हैं तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है, और जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के बराबर ना हो तो उसको सिंपली बॉइलिंग पॉइंट टर्म यूज में लिया जाता है। तो जितने ज्यादा सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस पे होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट इजीली आपको मिल रहा होगा, यानी उतने ही ज्यादा वेपर यहाँ पर बन रहा होगा। जितने कम यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल जितने ज्यादा उतने सॉल्वेंट के पार्टिकल कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, जहां पे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा, y, देन फिर x, देन फिर z। तो करेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात की बोला है, अ मेटल हैविंग नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल व्हेन डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स ऑन आयन हैज अ टेंडेंसी। अब नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मींस क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल कम होना मींस रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होना। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव, यानी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। तो अगर आप मेटल को उसके ही एक्वस सॉल्यूशन में पुट करते हैं, सपोज आपने जिंक को यहाँ पर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में पुट किया, तो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव, यानी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इसकी रहेगी। तो ये क्या करेगा, मेटल में यहाँ पर जिंक से क्या बना लेगा, Zn2+ बना लेगा, तो इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रहेगी। तो ऑक्सीडाइज होना मींस सॉल्यूशन में पास होना, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हैज अ टेंडेंसी टू पास इनटू द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, व्हाट रिएक्शन अकर एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड। तो यहाँ पर PbBr2 गिवन है, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पर फ्यूज्ड है, फ्यूज मींस मोल्टन PbBr2, तो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, Pb2+ एंड Br-, राइट। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, यहाँ पे Br- ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, Br2 बना लेगा गैस, और Pb2+ रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, Pb बना लेगा, राइट। तो यहाँ पर एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। वाटर नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे फ्यूज्ड गिवन है, तो यानी Pb2+ और Br- ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो Pb2+ का क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, किस पर, कैथोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 11 गिवन है, व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज। चार ऑप्शन गिवन है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, उसके लिए पहले हम देख लें कि जब चार्ज किया जाता है वो क्या होता है। तो पहले हम डिस्चार्ज की बात करें, जब ये डिस्चार्जिंग होता है तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो एनोड किसका बना होता है, Pb का। लेड क्या करता है, सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, लेड सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना लेता है, राइट। और अगर हम यहाँ पे कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होता है, लेड ऑक्साइड PbO2 क्या करेगा, SO4 - और H+ के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, PbSO4 का प्रेसिपिटेट प्लस H2SO4 प्लस H2O बना लेता है, राइट। तो ये तो हुआ डिस्चार्जिंग। जब आप चार्जिंग करते हैं तो रिवर्स रिएक्शन यहाँ पर होने लगती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जहां पर एनोड पर जहां ऑक्सीडेशन हो रहा था वहां पर रिडक्शन शुरू हो जाएगा, और जहां पर रिडक्शन हो रहा था वहां ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी एनोड की यहाँ पर और कैथोड आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, यहाँ पे लेड का। तो Pb यहाँ पे 2+ से किस में जाएगा, +4 में। तो इसके बैकवर्ड वाली रिएक्शन क्या कहलाएगी, एनोड वाली रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, PbSO4 प्लस 2H2O से बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करानी है, क्या बनाएगा, PbO2 प्लस SO4 2- प्लस 4H+, राइट। और कैथोड पर क्या होगा, जो एनोड की रिएक्शन थी वो बैकवर्ड में जाएगी तो कैथोड बन जाएगा, PbSO4 से क्या बन जाएगा, Pb प्लस SO4 2-, राइट। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे, इसने क्या किया था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे। तो यहाँ पर इधर फिर से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर चार्जिंग के टाइम हो रही होगी। तो ऑप्शन क्या क्या है वो देख लें। यहाँ पर when a lead storage battery is charged, PbO2 dissolve। PbO2 डिसॉल्व नहीं हो रहा है, PbO2 क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड बोला है ये वाला क्या है, यहाँ पे ये डिसॉल्व हो गया यानी खत्म हो गया,
सेकंड बोला है द लेड इलेक्ट्रोड बिकम कैथोड कोटेड विद लेड सल्फेट। जो लेड सल्फेट से कोटिंग हुई थी उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जो कोटिंग थी लेड सल्फेट की उसको रिमूव करने के लिए तो आप चार्जिंग करते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि आप चार्जिंग करेंगे तो कोटिंग होगी, तो स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। थर्ड बोला है सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेटेड, यस। यहाँ पे SO4 और H+ जनरेट हुआ है तो ये मिलके तो H2SO4 बनाएंगे। यहाँ पे 2 SO4 है और 4 H+ यानी 2 H2SO4 यहाँ पर बन रहे होंगे, मींस H2SO4 क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। तो ऑप्शन 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। और फोर्थ गिवन है अमाउंट ऑफ PbSO4 इंक्रीजेस, इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग चार्जिंग, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की आपको बात की गई है। 12 बोला है टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल ऑफ Mn3O4 into MnO4 in presence of alkali medium। तो alkali medium का वहां पे कोई रोल नहीं है क्योंकि आपको मैग्नीज का फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है। Mn3O4 से क्या बन रहा है, MnO4 2 यानी यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। पहले इक्वेशन को बैलेंस कर दें, ठीक है। यहाँ पे हम केवल मैग्नीज की बात करें, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग यहाँ पे अभी हम देख नहीं रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो किसका हो रहा है, मैग्नीज का ही हो रहा है। तो बोला है टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल ऑफ Mn3O4 into MnO4 2- इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली मीडियम। तो पहले हम 1 मोल के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है, 1 मोल के लिए एक मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फेराडे। जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे उतने फेराडे का यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पे देख ले मैग्नीज का चार्ज कितना है, Mn3O4। तो यहाँ पर इस एक ऑक्सीजन पे -2 होगा तो 4 पे कितना होगा, -8। 4 पे -8 है तो 3 पे मिला के क्या होगा, +8। तो 3 पे +8 है, यहाँ पर 1 पे +6 है तो 3 पे मिला के कितना होगा, +18। तो यहाँ पे +8 से कहां पर जा रहा है, +18 तक, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, 1 मोल ऑफ क्या कर रहा है, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। 1 मोल ऑफ Mn3O4 लूज 10 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 10 मोल इलेक्ट्रॉन मींस कितना फेराडे, 10 फेराडे रिक्वायर्ड। तो 1 मोल के लिए 10 फेराडे रिक्वायर्ड है। 2 मोल ऑफ Mn3O4 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 20 फेराडे चार्ज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, बोला है a chlorine gas at 1 atm is bubbled through a aqueous solution containing a mixture of Br- and F- at 25 degrees Celsius if the reduction potential का ऑर्डर आपको दे दिया, फिर तो आपका सारा काम इन्होंने कर ही दिया है, फिर तो इन्होंने क्वेश्चन को बहुत इजी कर दिया है। अब तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये था क्वेश्चन नंबर 12। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो आपको बोला है रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर गिवन है FCl and Br, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है और जिसका कम होता है उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होती है। तो आपको बोला है क्लोरीन गैस एट 1 atm is bubble through an aqueous solution containing a mixture of Br- and F-। इस सॉल्यूशन में हम क्या डाल रहे हो, यहाँ पर क्लोरीन गैस डाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या रिएक्शन फिजिबल पॉसिबल है, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि Br- और जो क्लोरीन रिएक्ट हो तो क्लोरीन हो जाए रिड्यूस और Br हो जाए ऑक्सीडाइज, ठीक है। एक तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। दूसरा क्या पॉसिबल है कि F- और क्लोरीन की जब रिएक्शन हो तो क्या बन जाए, F2 बन जाए और क्लोरीन क्या हो जाए यहाँ पर रिड्यूस, ठीक है। ये दो ही केस हो सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होती है। तो क्लोरीन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस, ब्रोमीन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो अगर क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ब्रोमीन से क्या होना चाहिए, ज्यादा। क्या ज्यादा गिवन है, क्या यस ज्यादा गिवन है। तो क्लोरीन हो जाएगा रिड्यूस और ब्रोमीन हो जाएगा ऑक्सीडाइज। तो ये वाला फिजिबल रहेगा, ये वाला प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे क्लोरीन क्या हो रहा है रिड्यूस और फ्लोरीन क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो अगर यहाँ पे क्लोरीन को रिड्यूस होना है तो फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा। बट यहाँ पे क्या गिवन है, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी फ्लोरीन के रिड्यूस होने की टेंडेंसी होनी चाहिए। बट फ्लोरीन ऑलरेडी यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है, फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, तो ये प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा, ये वाली रिएक्शन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जब आप इस मिक्सचर में क्लोरीन डालेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन हो जाएगा रिड्यूस और ब्रोमीन हो जाएगा ऑक्सीडाइज और फ्लोरीन वैसा का वैसा ही
रहेगा F माइनस की फॉर्म में। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा? क्लोरीन क्या पूछा गया है, तो कौन सा वाला स्टेटमेंट सही होगा? बोला है फर्स्ट वाला, क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज Br माइनस एंड नॉट F माइनस। क्लोरीन क्या कर रहा है? Br माइनस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बट F माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट होगा। सेकंड बोला है क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज F माइनस, क्या क्लोरीन F माइनस को ऑक्सीडाइज कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। थर्ड बोला है क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज बोथ Br माइनस एंड F माइनस, Br माइनस को कर पा रहा है बट F माइनस को नहीं कर पा रहा। फोर्थ बोला है क्लोरीन विल रिड्यूस बोथ Br माइनस एंड F माइनस, क्या क्लोरीन यहाँ पे Br माइनस को रिड्यूस कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। गिवन आपको द टू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 and NaCl was electrolyzed using platinum electrode, the pH of resulting solution will be। तो दोनों सॉल्यूशन में आपको pH बताना है, इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। तो पहले हम बात करें यहाँ पे AgNO3 का एक्वा सॉल्यूशन आपको गिवन है, तो जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा? Ag प्लस NO3 माइनस, राइट। इसके अलावा क्या होगा? यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर एनोड जो टर्मिनल होता है वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है? जो भी एक्सटर्नल बैटरी है उसके बेसिस पर। तो एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो भी कनेक्ट किया जाता है उसको एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल से जो भी कनेक्ट किया जाता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। किसके अंदर? इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। मैं गैल्वेनिक सेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है, राइट। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसके पास कौन से आयन आएंगे? नेगेटिव आयन। तो NO3 माइनस एनोड पर आएगा और Ag प्लस कैथोड पर आएगा, ठीक है। अब NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो क्या ये ऑक्सीडाइज होगा? क्या नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो फिर कौन ऑक्सीडाइज होगा? यहाँ पे वाटर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बनाएगा? यहाँ पर वाटर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये एनोड पर इसमें रिएक्शन होने वाली है। कैथोड पे क्या होगा? सिल्वर रिड्यूस होके क्या बनाएगा? Ag बना लेगा, राइट, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 0.8 वोल्ट। वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है यहाँ पर? -0.82 वोल्ट। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो पहले रिड्यूस होगा। तो AgNO3 में एनोड पर कौन रिड्यूस होगा? वाटर रिड्यूस होगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा? O2 एंड H प्लस। अगर H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे मीडियम क्या होगा? एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे H प्लस प्रोड्यूस होगा तो इसका pH क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। कैथोड पे कौन यहाँ पे रिड्यूस हुआ? सिल्वर रिड्यूस हुआ, ठीक है। सेकेंड हम बात करें यहाँ पे NaCl, तो NaCl में क्या प्रेजेंट होगा? Na प्लस Cl माइनस। तो एनोड पे कौन जाएगा? एनोड बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव आयन एनोड पर आएंगे। तो Cl माइनस से क्या बनेगा? यहाँ पे Cl2। कैथोड पे क्या होगा? Na प्लस आएगा, बट Na प्लस यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो सकता, सोडियम के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होती है। इसके अलावा एनोड पे कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है? वाटर ऑक्सीडाइज हो सकता है। क्या बनाता है? O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये पॉइंट अभी पहले भी बताया है कि ओवर वोल्टेज की वजह से यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्लोरीन ऑक्सीडाइज होता है, और सोडियम यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो पाएगा। तो कौन रिड्यूस होगा? यहाँ पे डेफिनेटली वाटर ही रिड्यूस होगा। क्या बनाएगा? H2 प्लस 2OH माइनस। तो 2H माइनस बनने की वजह से यहाँ पर एनोड पे तो बना क्लोरीन, कैथोड पे क्या होगा? यहाँ पे H2 बनेगा एंड OH माइनस बनेगा। तो OH माइनस बनने की वजह से pH क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो AgNO3 सॉल्यूशन में pH डिक्रीज होगा और NaCl सॉल्यूशन में pH इंक्रीज होगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 गिवन है a 0.05 molar solution of weak acid H is taken in a conductivity cell whose self constant is 0.8 centimeter inverse. The resistance of the solution measured is 2000 ohm if lambda m naught, यानी यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है HA to be 400 ohm inverse centimeter square mole inverse the pH of given solution। तो pH आपको पता करना है तो उसके लिए आपको H प्लस पता करना पड़ेगा। तो जब HA डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा? यहाँ पर H प्लस A माइनस। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन C है तो C में से कितना कम होगा? C अल्फा। तो अगर ये C अल्फा यानी H प्लस का वैल्यू पता चलेगा तो ही आप यहाँ पे pH बता पाएंगे। आपको क्या वीक एसिड का कंसंट्रेशन गिवन है क्या? यस, कंसंट्रेशन तो गिवन है। अगर अल्फा पता लग जाता है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? H प्लस निकाल सकते हैं, और अगर H प्लस मिल गया तो आप pH बता पाएंगे, ठीक है। अब हम अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या गिवन आपको? गिवन आपको सेल कांस्टेंट G स्टार
यानी L अपॉन A का वैल्यू गिवन है कितना 0.8। उसके अलावा रेजिस्टेंस दे रखा है सेल का कितना 2000 ओम, लेमडा एम नोट आपको दे रखा है 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। आपको अल्फा का एक कैलकुलेशन पता है, अल्फा आप कैसे निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, अगर आप सी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकाल लें तो आप अल्फा निकाल सकते हैं। सी कंसंट्रेशन में मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, K इंटू 1000 अपॉन एम से, राइट। तो K का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे K का पुट कर सकते हैं आप 1 अपॉन R L अपॉन A इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, राइट। तो आपको 0.05 मोलर कंसंट्रेशन पे इसका पीएच बताना है, तो लेमडा एम भी किस पे निकालेंगे 0.05 मोलर कंसंट्रेशन पर। तो लेमडा एम एट सी कंसंट्रेशन कितना होगा 1 अपॉन R का वैल्यू कितना है 2000 इंटू L अपॉन A, सेल कांस्टेंट आपको दे रखा है कितना 0.8 इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेट मोलरिटी कितना है ये 0.05, राइट। तो 30 से 30 उड़ा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 5 टू द 10.1, तो ये कितना बचेगा 8। तो लेमडा एमसी आपको 8 मिल जाएगा, 8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हैं, लेमडा मोल एट सी कंसंट्रेशन अपॉन लेमडा मोल एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 8 अपॉन कितना है यहाँ पे लेमडा एम नॉट कितना 400, तो कितना मिल जाएगा 1/50, राइट। तो H प्लस अल्फा मिला, तो H प्लस क्या होगा यहाँ पे C अल्फा के बराबर C कितना है 0.05 इंटू 1/50, यही होगा क्या। तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे 1/1000 यानी 10⁻³ मोल है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻³ मोल मिला, तो pH कितना होगा नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस यानी नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ यानी pH आपको कितना मिल जाएगा 3। तो आंसर आपका कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा, सर आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट बोला गया है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 गिवन है आपको, कंसीडर द H2O2 फ्यूल सेल विद विच ऑपरेट विद 90% एफिशिएंसी, यानी जितना एनर्जी बन रहा होगा उसका 90% एनर्जी ही आपको मिलेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोजूल ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क जनरेटेड पर ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है वो क्या होता है, एसेंशियल गिव्स फ्री एनर्जी। तो जो डेल्टा जी है वही क्या होता है यहाँ पे W इलेक्ट्रिक जो होता है, W इलेक्ट्रिक जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। और डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी क्या होता है माइनस एन एफ ई सेल, और माइनस इंटू डेल्टा जी क्या होगा एन एफ ई सेल। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्क निकालना है, मींस एन एफ ई सेल का वैल्यू आपको बताना है। तो आपको पोटेंशियल दे रखा है क्या, यस 1.1 का पोटेंशियल दे रखा है, एन का वैल्यू निकालना है। आपको कब निकालना है, पर ग्राम ऑफ वाटर के लिए। तो अगर हम बात करें H2O जब रिएक्ट हो, यहाँ पे H2 और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा यहाँ पर H2O बनेगा, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 0 से 2+ में जा रहा है, ऑक्सीजन 0 से 2- में जा रहा है, तो N का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ पे कितना ग्राम ऑफ वाटर बन रहा है 1 मोल यानी 18 ग्राम। तो पहले हम 18 ग्राम ऑफ वाटर के लिए इलेक्ट्रिकल वर्क निकाल लें, तो W इलेक्ट्रिकल फॉर 18 ग्राम वाटर कितना होगा, N कितना है यहाँ पे 2, F कितना है 96500 इंटू ई सेल कितना है 1.1, तो ये 18 ग्राम के लिए हो जाएगा। W इलेक्ट्रिकल फॉर 1 ग्राम वाटर कितना होगा 2 इंटू 96500 इंटू 1.1 अपॉन 18, 1 ग्राम के लिए इतना इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। अब आपको क्या बोला है, एफिशिएंसी कितनी है 90%, तो इतना इलेक्ट्रिकल वर्क मिलना चाहिए था, बट एफिशिएंसी 90% है, तो जितना मिलना चाहिए था उसका 90% ही आपको मिलेगा। तो ये कैंसिल आउट कर दें, कितना है ये 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल वर्क ऑब्टेन विद 90% एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका 90% ले लेंगे, सो 96500 इंटू 1.1 अपॉन 9 इंटू 0.9, तो ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट कितने में पूछा आपको किलो जूल में, तो ये आपको मिल जाएगा 10.6 किलो जूल के बराबर, राइट। तो आंसर आपको कौन सा करेक्ट हो जाएगा,
सेकंड आंसर आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है आपको, द वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड विद कंसंट्रेशन इज करेक्टली शोन इन द फिगर, राइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका यहाँ पर आपको मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन बताना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ग्राफ है कि यहाँ पे अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक मोलर या मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन इसके बराबर होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए रूट सी। तो यहाँ कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब ये कंसंट्रेशन जीरो होगी तो मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर हो जाएगा, राइट। बट ये कंसंट्रेशन जीरो कब होती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जीरो होती है। तो ये रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, लेमडा एम का कंसंट्रेशन के साथ कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलता है जो इनफाइनाइट पे जाके क्या करता है, इसको टच करेगा, और जब इनफाइनाइट को टच करेगा तो उस टाइम क्या होगा, कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। तो कौन सा वाला ग्राफ सही होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, गिवन आपको द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, NaCl एंड KNO3 आर 152, 128 एंड 111 111 ohm inverse centimeter square mole inverse respectively. What is the molar conductivity of NaNO3? तो आपको गिवन है किसका, KCl का। तो जब KCl डिसोसिएट होगा क्या बनेगा, K प्लस Cl माइनस इसका लेमडा m कितना दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी 152 ohm inverse सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेकंड गिवन आपको NaCl से क्या बनेगा, Na प्लस Cl माइनस इसका मोलर कंडक्टिविटी क्या दे रखा है यहाँ पर 128 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के इक्वल। एंड थर्ड दे रखा है आपको KNO3 इसके बराबर होगा, यहाँ पे अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर इनका मोलर कंडक्टिविटी इनके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा, और KNO3 की मोलर कंडक्टिविटी लेमडा m ऑफ K प्लस लेमडा m ऑफ NO3 माइनस के सम के बराबर होगा, जो कि कितना है इसका 111 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के बराबर, राइट। अब आपको पूछा किसका गया है, पूछा गया है किसका, NaNO3 का मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगा, यहाँ पे लेमडा m ऑफ Na प्लस लेमडा m ऑफ NO3 माइनस। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि Na प्लस कहां से मिल रहा है और NO3 माइनस कहां से मिल रहा है, इन ऊपर वाली इक्वेशन से। तो NO3 माइनस यहाँ पर है तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर्ड है तो प्लस करेंगे, और K प्लस Na प्लस कहां पर है, यहाँ पर, तो इसको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, राइट। K प्लस इसमें एक्स्ट्रा है, Cl माइनस एक्स्ट्रा है तो KCl को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे 128 प्लस 111 माइनस 152, डिफरेंस लेंगे तो मिल जाएगा आपको 87 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 आपको गिवन है, इफ लिक्विड A एंड B फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जब दो कंपोनेंट मिलके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब मिक्सिंग हो जाती है उसके बाद इंटरेक्शन का अगर हम बात करें, इंटरेक्शन को कंपेयर करें तो A या B का जो इंटरेक्शन था वो किसके बराबर होता है, AB के इंटरेक्शन के बराबर। इनिशियल जो इंटरेक्शन था वो फाइनल इंटरेक्शन के बराबर होता है। दूसरी बात, अगर इंटरेक्शन बराबर है तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने पर जितनी एनर्जी लगने वाली है A और B की रिएक्शन से क्या बनेगा, 2AB, बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे 2AB बनेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी लगेगा उतना ही एनर्जी यहाँ पे बॉन्ड बनने पर प्रोड्यूस होने वाला होता है। तो रिएक्शन यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, यहाँ पे बॉन्ड बनता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक, ये प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। तो इंटरेक्शन बराबर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर है, तो जितना एनर्जी दे रहे हैं उतना ही एनर्जी वापस मिल रहा है। तो यहाँ पे नेट एंथैल्पी चेंज क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा एच क्या होता है इस प्रोसेस का, 0 होता है, ठीक है। ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना एमिट होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की हम बात करें, यहाँ पे इधर जितना इंटरेक्शन है उधर उतना ही इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे अगर इसका 10 ml और इसका 10 ml मिलाते हैं तो जो फाइनल वॉल्यूम मिलेगा वो कितना होगा, एक्जैक्टली 20 ml ही होगा, क्योंकि जो जैसा इनिशियल इंटरेक्शन था
वैसा ही फाइनल इंटरेक्शन है तो वहां पे ना तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना एक्सपांशन हुआ है, राइट। तो जितना जितना वॉल्यूम आप एडिशन करेंगे उतना ही फाइनल वॉल्यूम मिलेगा। तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी क्या होता है, यहाँ पर जीरो होता है, वॉल्यूम में कोई वेरिएशन नहीं होता है। अगर हम एंट्रोपी चेंज की बात करें, डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर, एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर, अब क्या होगा, जैसे ही आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्पर्स हो जाएगा। तो सॉल्वेंट के मूवमेंट की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंट्रोपी सिस्टम की क्या होगी, बढ़ेगी। ये तो चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, सभी में डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव ही होता है। और डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग गिव द फ्री एनर्जी कैसा होता है, नेगेटिव। अगर यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है मींस प्रोसेस कैसा हुआ, स्पॉन्टेनियस। तो ये कुछ पॉइंट है जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको पूछा है कौन सा वाला करेक्ट है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट बोला है द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, जीरो नहीं होती है, कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। सेकंड बोला है द गिव द फ्री एनर्जी एज वेल एज द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आर ईच जीरो, दोनों जीरो नहीं होती, ये वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है। थर्ड बोला है गिव द फ्री एनर्जी एज वेल एज द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आर ईच नॉट जीरो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पे, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जीरो होगा। इन्होंने बोला ये जीरो नहीं होता है, बट क्या होता है, दोनों पॉजिटिव भी नहीं होते और दोनों नेगेटिव भी नहीं होते। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थर्ड पॉइंट से नहीं मिल रही है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको किससे मिल रही है, फोर्थ पॉइंट से, कि एंट्रोपी ऑफ सॉरी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, बोला गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन वेपर व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम with a solution containing benzene and toluene having 2 mol each, saturated vapor pressure of benzene दे रखा है 120, pb नॉट बेंजीन का वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है 120 टॉर, एंड pt नॉट टोलुइन का वेपर प्रेशर दे रखा है कितना, 80 टॉर। ठीक है, आपको पूछा क्या गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन वेपर व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम विद अ सॉल्यूशन कंटेनिंग बेंजीन एंड टोलुइन हैविंग 2 मोल ईच। तो बेंजीन का भी 2 मोल है, टोलुइन का भी 2 मोल है। तो अब ये आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग पी टोटल निकालना चाहे तो क्या होगा रिलेशन, पी बी नॉट एक्स बी प्लस पी टी नॉट एक्स टी। तो पी बी नॉट कितना है 120 इंटू मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल्स अपॉन टोटल मोल प्लस 80 इंटू मोल्स अपॉन टोटल मोल। तो ये कितना होगा 1/2, ये भी कितना होगा 1/2, 60 प्लस 40 कितना 100। तो ये टोटल प्रेशर आपको मिल गया, राइट। अब रिलेशन क्या है, हम क्या बोलते हैं, राउट्स के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पीए नॉट एक्सए के बराबर होता है। और डॉल्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पी टोटल इंटू वाई के बराबर होता है। तो आपको क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन वेपर फेज। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ये पार्शियल प्रेशर बेंजीन का है, ये वाला सॉरी ये वाला पार्शियल प्रेशर टोलुइन का, ये वाला भी टोलुइन का है, तो यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो क्या होंगे, टोलुइन के ही होंगे। तो हम इसको क्या लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलुइन किसके बराबर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन इनटू मोल फ्रैक्शन टोलुइन, या डॉल्टन के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलुइन क्या होगा, पी टोटल इनटू वाई टी। तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लिक्विड फेज के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर है और ये वेपर फेज के अकॉर्डिंग। तो चाहे लिक्विड फेज के अकॉर्डिंग निकालिए चाहे वेपर फेज के अकॉर्डिंग निकालिए, दोनों से पार्शियल प्रेशर आपको क्या मिलेगा, सिमिलर मिलेगा। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पीटी नॉट एक्स टी इक्वल टू वाई टी पी टोटल, राइट। Pt नॉट एक्स इक्वल टू वाई टी पी टोटल। तो आपको यहाँ से वेपर फेज कंपोजिशन ऑफ टोलुइन देखना है तो क्या होगा, Pt नॉट एक्स टी अपॉन पी टोटल। तो Pt नॉट कितना है 80 इंटू एक्स टी कितना है 1/2 अपॉन टोटल प्रेशर कितना है 100। तो ये कितना होगा 40/100। तो वाई टी कितना होगा यहाँ पे 0.4। तो वाई बी बेंजीन का वेपर फेज कंपोजिशन कितना हो जाएगा 0.6, राइट। तो आंसर चेक कीजिए, क्या आंसर होगा आपका, फोर्थ आंसर विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, बोला गया है रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल ऑफ कंपाउंड आपको गिवन है इन 3 मोल ऑफ वाटर इज 1/2 व्हेन द गिवन सॉल्यूशन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रोड्यूस्ड इज। तो आपको बताना है नंबर ऑफ AgCl मोल्स कितने प्रोड्यूस होंगे। अब देखिए कंपाउंड आपको कौन सा दे रखा है, Cu NH3 होल थ्राइस Cl, इसका कितना मोल है 2 मोल एंड वाटर
3 मोल। इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको कितना दे रखा है 1/2। और आपको पूछा है कि जब आप यहाँ पे इसमें AgCl मिलाते हैं तो कितने मोल ऑफ यहाँ पर सॉरी AgNO3 मिलाते हैं तो कितने मोल ऑफ AgCl बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जब आप इस सॉल्यूशन के अंदर AgNO3 मिलाएंगे तो AgNO3 मिलाएंगे तो Ag प्लस किसके साथ Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। अब कितने Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेगा जितने वहां पे सॉल्यूशन में फ्री फॉर्म में अवेलेबल होंगे। कितने अवेलेबल होंगे वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर ये कंपाउंड कितना परसेंट डिसोशिएट होता है। अगर 100% डिसोशिएट होगा तो जितने मोल्स ऑफ कंपाउंड है उतने मोल ऑफ Cl माइनस बनेंगे। अगर 100% डिसोशिएट होगा तो Cl माइनस कितने बनेंगे 2 मोल, तो AgCl कितना बनेगा 2 मोल। बट हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये कितना परसेंट डिसोशिएट होगा। तो उसके लिए हम RLVP वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। यही तो RLVP है, किसके बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा N1 अपॉन N1 प्लस N2, या फिर स्मॉल n सॉल्यूट के लिए और कैपिटल N सॉल्वेंट के लिए। अब हमें पता है सॉल्यूट यहाँ पे डिसोशिएट हो रहा होगा तो यहाँ पे वॉन ऑफ फैक्टर भी आपको यूज में लेना होता है। तो RLVP कितना रहेगा 1/2 इक्वल टू I इंटू स्मॉल n कितना है यहाँ पे कितने मोल ऑफ सॉल्यूट है 2 अपॉन I इंटू 2 प्लस 3, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो 4I इक्वल टू 2I प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 2I इक्वल टू 3I कितना होगा यहाँ पर 3/2 मीन्स 1.5। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आपको कितना मिल गया 1.5। अब वॉन्ट ऑफ फैक्टर से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता सकते हैं बिकॉज यहाँ पे डिसोशिएट हो रहा होगा तो I कितना होगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। n क्या होता है डिसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे। ये कंपाउंड जब डिसोशिएट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, इस कंपाउंड के डिसोसिएशन क्या प्रोड्यूस होगा Cl माइनस प्लस CuNH3 होल थ्राइस Cl प्लस। तो इससे कितने दो आयंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो n का वैल्यू कितना होगा 2, राइट। तो I कितना होगा 1.5 इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1 अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा कितना मिल जाएगा आपको, अल्फा मिलेगा 0.5 मीन 50% यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा होगा। तो जितने आयंस बनने चाहिए थे उससे कितने बनेंगे 50%। तो यहाँ पे CuNH3 Cl, राइट। तो क्या बनेगा Cl माइनस प्लस CuNH3 होल थ्राइस Cl, राइट। तो अगर ये 2 मोल है तो 2 A मोल था तो कितना बनेगा A माइनस एल्फा एल्फा एल्फा। तो A क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पुट कीजिए तो कितने मोल्स है यहाँ पे Cl माइनस के एल्फा यानी A कितना है यहाँ पे इसका 2, अल्फा कितना है 1/2 तो कितना होगा Cl माइनस 1 मोल। तो Cl माइनस 1 मोल है, इसके अंदर आप कितना मिला रहे हैं AgNO3 मिला रहे हैं तो यहाँ पे जो AgCl बनेगा वो भी कितना बनना चाहिए 1 मोल ही बनना चाहिए, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। 21 आपको गिवन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हेक्साफेरेट विल बी। तो आपको पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस दे रखा है। हेक्सासाइनो यानी Cn कितना होगा यहाँ पे 6, राइट। तो यहाँ पे आप कितने पोटेशियम होंगे वो चार्ज बैलेंसिंग के बेसिस पे देख सकते हैं। साइनाइड पे कितना चार्ज होता है -1, एक पे -1 तो 6 पे कितना होगा -6 और +2 बिकॉज आयरन आपको ब्रैकेट में दे रखा है +2 है। तो यहाँ पे आयरन +2 है, साइनाइड पे -6 है तो -6 + 2 कितना होगा -4 को बैलेंस करने के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा +4। तो ये फॉर्मूला होगा K4FeCN होल 6 हेक्सा पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट विल बी। तो आपको बताना है यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, के भी आपको दे रखा है। तो जब ये डिसोशिएट होगा तो डिसोशिएट होने पे क्या बनेगा 4 पोटेशियम आयन बनेगा प्लस FeCN होल 6 4 माइनस ये बनने वाला है, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे 4 बनने वाले हैं। तो I कितना होगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा के अकॉर्डिंग। अल्फा कितना दे रखा है आपको 100%, तो 1 प्लस 4n1 कितने आयंस हो गए टोटल 5 माइनस 1 अल्फा। तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो डेल्टा टीवी क्या होगा यहाँ पर I इंटू के बी इंटू एम। वैल्यू पुट कीजिए I कितना है 5, के बी का वैल्यू कितना है 0.52 इंटू मोलेलिटी कितने 0.1 तो ये कितना होगा 5 to the 10 25 26, राइट। तो 0.26 केल्विन या डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ये डेल्टा टीवी मिलेगा। तो टीवी कितना होगा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर
प्लस डेल्टा टीबी कितना है यहाँ पे 0.26, तो ये कितना हो जाएगा 100.26 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या मिल जाएगा आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट। फिजिकल क्लास क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है 5.58 ग्राम ऑफ प्योर NaCl, मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है 58.5 एंड 2.61 ग्राम प्योर बेरियम नाइट्रेट, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है आपको 261, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर if Kf for water be 1.86 Kelvin kg per mole, what will be the freezing point of solution। तो फ्रीजिंग आपको बोला है assuming both salt to be strong electrode अल्फा 100% लेना है। तो यहाँ पे आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालने से पहले डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF किसके बराबर होता है I इंटू KF इंटू M के बराबर। जब आप मोलेलिटी की बात करते हैं तो मोलेलिटी में क्या होता है मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg इंटू केफ, राइट। तो पहले हम मोल्स की बात करें। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो एक से ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं तो आप मोलेलिटी क्या करते हैं जितने भी मोल्स होते हैं सबका मोल्स का एडिशन करके करते हैं। तो यहाँ पे आई भी दोनों का डिफरेंट रहेगा, मोल्स भी डिफरेंट है, तो इसको हम क्या ले लेंगे I1N1 प्लस I2N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg इंटू KF, राइट। अब आपको क्या दे रखा है NaCl दे रखा है। NaCl का I कितना होगा जितने नंबर ऑफ आयंस बन रहे होंगे आपको बोला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करना है, यानी अल्फा कितना 1, तो इसका I कितना होगा 2 होगा। बेरियम नाइट्रेट की बात करें इसका I कितना होगा 3 होगा, राइट। अगर हम मोल्स ऑफ NaCl की बात करें NaCl का मास कितना है 5.85 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना 58.5, तो ये कितना होगा 0.1 मोल आपको मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली बेरियम नाइट्रेट के मोल्स की बात करें, बेरियम नाइट्रेट के मोल्स कितना मास कितना है 2.61 अपन मोलर मास कितना है 261, तो ये कितना मिल जाएगा 0.01 मोल मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे दोनों इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे डेल्टा TF आपको मिलेगा। डेल्टा TF कितना होगा यहाँ पे I1 2 इंटू मोल 0.1 प्लस 3 इंटू 0.01 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 ऊपर आ जाएगा इंटू KF कितना है 1.86, तो कैलकुलेट कीजिए 0.2 प्लस 0.03, तो ये हो जाएगा 0.23, 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू 10 इंटू 1.86, 2.3 इंटू 1.86 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा आपको 4.278 के लगभग, राइट। तो ये डेल्टा TF मिला। अभी क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है डिप्रेस होता है डाउन होता है, तो जो एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्वेंट का उससे ये कम होगा। तो यहाँ पे हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो क्या होता है TF नॉट माइनस डेल्टा TF। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन गिवन है सारे डिग्री सेल्सियस में है, तो डिग्री सेल्सियस में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा TF कितना 4.278, तो आपको TF ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा -4.278, तो ये क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो प्यारे बच्चों फिजिकल में आपके केवल इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिस्कशन अभी आगे देखें। बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, इसमें रिएजेंट R1 और R2 का यूज किया गया है और हमें बच्चों ये बताना है रिएजेंट R1 और R2 क्या है। तो जो देखिए ये एल्कीन है और एल्कीन से अगर देखें तो डायोल का फॉर्मेशन हुआ है। बच्चों यहाँ पर देखें तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है बच्चों, ठीक है। और अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें तो ये एंटी हाइड्रोक्सिलेशन है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। सिन और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन के लिए रिएजेंट बच्चों आपको बिल्कुल पता है। तो अगर हम बात करें बच्चों कि कोल्ड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, बच्चों ये बेयर्स रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं बच्चों कोल्ड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है बच्चों। कोल्ड है अल्कलाइन है पोटेशियम परमैंगनेट, ये यूज करते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए। और अगर हम एंटी की बात करें बच्चों तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में हम पर एसिड का इस्तेमाल करते हैं, पर एसिड और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो बच्चों देखिए सेकंड ऑप्शन मैच करता है इससे, कोल्ड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ये R1 है और पर एसिड एंड हाइड्रोलिसिस ये बच्चों एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करता है, ये R2 है। तो बहुत ही आसान सवाल था बच्चों, ये हमने आपको लेक्चर के टाइम पर ये चीजें बताई हुई थी, ठीक है। तो इनको बच्चों याद कर लेना है पूरी तरीके से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों,
सिक्वेंशियल रिएक्शन है ए बी और सी को आइडेंटिफाई करना ये क्या है, ठीक है। तो बच्चों एक पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं, रिएक्शन पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में अगर हम बच्चों ए की बात करें तो बच्चों ये तरीका समझिएगा, ये एक आर ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है बच्चों। तो अल्काइल ग्रुप में ब्रोमीन अल्काइल हैलाइड है बच्चों, और मैग्नीशियम के साथ जब हम ईथर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों मैग्नीशियम अल्काइल और हेलोजन बॉन्ड के बीच में चला जाता है, तो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMgBr जिसको हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन गया। अब देखिए, अब हमने लिया है बच्चों इसमें इपॉक्साइड, ठीक है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बच्चों इसके पास R- है और ये इपॉक्साइड पर अटैक करेगा। 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होता है, ये रिंग बच्चों ब्रेक हो जाएगा। जब रिंग ब्रेक हो जाएगा तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा R और CH2O-, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, फिर हाइड्रोलिसिस किया गया है, तो जब हम बच्चों इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये देखिए O- है, इसको H मिल जाएगा, तो ये बन गया RCH2OH बन गया, ठीक है। तो जो अगर देखें हम, ये हमारा A कंपाउंड है, ठीक है, और ये B बन गया। B एक अल्कोहल है। अब अल्कोहल में बच्चों ने PbR3 मिलाया है, तो बच्चों PbR3 क्या करता है, इसका काम है OH को Cl में चेंज कर देना। तो बस रिएजेंट के रोल बच्चों इंपॉर्टेंट है, बस वो आपको याद होने चाहिए। तो हमें मिलेगा बच्चों RCH2OH, ठीक है। तो अगर हम अल्काइल वाले पार्ट की बात करें, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, और इसमें दो कार्बन यहाँ से बच्चों इंट्रोड्यूस हो गए। तो अब जो बच्चों ये OH को Cl में चेंज करता है, OH को Br में चेंज कर देगा एग्जैक्टली, क्योंकि हमने PbR3 लिया है। अगर PCl3 होता तो OH को Cl में चेंज कर देता, ठीक है। ये Br बना, और R के प्लेस पर हम 5 कार्बन वाला ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 7 कार्बन हो जाएंगे हमारे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और Br, इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। आप आंसर से मैच करा सकते हैं, इसका फर्स्ट आंसर है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। तो बच्चों देखिए, अगर हम इसकी बात करें, ये अल्फा बीटा, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के कारण इसका रेट सबसे आगे होगा। फिर देखिए, इसके बाद SN2 की रेट की बात करें, फिर बच्चों CH3Cl होगा जो कि फर्स्ट है, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये फोर्थ वाला और थर्ड, ये रेट का ऑर्डर है। ऐसे ऑप्शंस अगर आप देखें जो मैच करता हुआ है, सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ, आंसर मिला है बच्चों 3। तो आपको बच्चों पता है कि अगर हम रेट की बात करें, तो रेट ऑफ SN2 की बात करें बच्चों, तो CH3Cl में सबसे ज्यादा रेट होता है, एज स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करता है। या बच्चों आप ऐसे समझें कि फिर रेट की बात करें, फिर बच्चों आपका ये प्राइमरी वाला जो हैलाइड है वो होगा, फिर बच्चों सेकेंडरी वाला और टर्सरी हैलाइड, स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से 3 डिग्री वाला हैलाइड बच्चों जो इस तरीके से है, इसमें हिंड्रेंस होने की वजह से इसका जो रेट है बच्चों SN2 का रेट, ये इसमें कम होता है। ये हमने ऑर्डर पढ़ा है। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से SN2 का रेट ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। तो बच्चों ये सेकंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से सबसे आगे होगा। ऐसे ऑप्शंस देखते हैं, सेकंड और थर्ड है। इसके बाद देखिए, जहाँ पर हिंड्रेंस कम होगा उसमें SN2 का रेट बच्चों ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके बाद फर्स्ट आएगा, इसके बाद ये बच्चों ये, उसके बाद आगे के दूसरे कैटायन होंगे। अब अगर हम वैसे देखें बच्चों, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, दोनों का डिग्री सेम है, तो हमें हिंड्रेंस देखना है
क्योंकि इसका जो बीटा कार्बन है बच्चों, इसमें जो बीटा कार्बन है वो स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो अगर दोनों ही प्राइमरी हैं तो आपको क्या चेक करना है कि एज स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड बीटा कार्बन इंक्रीजेस रेट ऑफ SN2 डिक्रीजेस। बच्चों यहाँ पर एक ग्रुप आ चुका है, इसकी वजह से थर्ड का रेट फोर्थ से कम होगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ आगे होगा और थर्ड वाला पीछे होगा, क्योंकि बीटा कार्बन इसका स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसका आंसर मिला आपको 3। नेक्स्ट अब SN1 की बात करें तो बच्चों यहाँ पर आपको मालूम है कि रेट ऑफ SN1, बच्चों SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म। अब बच्चों कार्बोकेटाइन की बात करें तो अगर हम इसमें कैटायन बनाने की कोशिश करें तो फोर्थ वाले ऑप्शन का कैटायन बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि मोस्ट स्टेबल कैटायन की कैटेगरी में ये कैटायन आता है, क्योंकि इसमें बच्चों डांसिंग रेजोनेंस होता है। डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस होने की वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। ठीक है, और इसका रेट SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिससे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्रोपेन 1-ऑल। बच्चों प्रोपेन 1-ऑल बनाना है। देखिए बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और सामने क्या है कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद बच्चों हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। देखिए तो CH3CH2 ग्रिग्नार्ड का पार्ट बच्चों CH3CH2 और एक CH2 ये पहले से प्रेजेंट है CH2, और ये जब अटैक करेगा तो बच्चों यहाँ पर आएगा O- और ये O- पानी से H+ पकड़ के OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर मिला आपको प्रोपेन 1-ऑल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अगेन ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है बच्चों, 3 मेंबर्ड रिंग एपॉक्साइड है, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, रिंग यहाँ से टूटेगी। इसके बाद बच्चों हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसको H+ की जरूरत पड़ेगी, ये रिसीव कर लेगा। तो बच्चों 1, 2 एंड 3, बच्चों CH3 CH2 CH2, बच्चों CH3 CH2 एंड CH2, यहाँ पर बनेगा बच्चों O- पानी से H+ पकड़ लेगा। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। तो बच्चों यहाँ भी प्रोपेन 1-ऑल बना। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, CO2 है। अब CO2 को समझिएगा बच्चों, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इस तरीके से, ग्रिग्नार्ड का ये वाला पार्ट बच्चों इस पर अटैक करेगा, एक ये बॉन्ड टूटेगा। यहाँ देखिए CH3CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O-, ये O- बच्चों वाटर से H+ पकड़ के OH में चेंज हो जाएगा। बच्चों इसने एसिड बना दिया और हमें क्या बनाना था प्रोपेन 1-ऑल। बच्चों ये प्रोपेन 1-ऑल प्रोड्यूस नहीं करता, यहाँ से प्रोड्यूस नहीं करता है, तो आंसर आपको ये मिला। आंसर है बच्चों इसका 3, जो प्रोपेन 1-ऑल प्रोड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें बच्चों अगर हम, तो यहाँ पर भी बच्चों अगेन ग्रिग्नार्ड है और ये बच्चों H क्या है एसिडिक है, इसके एसिडिक H को खींच लेगा इस तरीके से, एक कार्बन और है बच्चों इसमें। ठीक है, इसके जब H को खींचेगा बच्चों तो ये CH4 बन जाएगा, और यहाँ मिलेगा बच्चों हमें CH3CH2 CH2O-, और जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों, जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH3CH2 CH2OH। बच्चों प्रोपेन 1-ऑल यहाँ पर भी मिलता है। ठीक है, तो जो रिएक्शन प्रोपेन 1-ऑल नहीं बनाता है वो है आपका रिएक्शन 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है जिसमें इन विच केस ArSN2 रिएक्शन इज फास्ट। ठीक है, तो जो हम आपको बता दें कि SN2 AR रिएक्शन जो कि एराइल हैलाइड में होती है, उसका जो रेट है बच्चों, रेट ArF, फिर ArCl, ArBr एंड ArI। तो एल्काइल फ्लोराइड में रेट फास्ट होता है, उसके बाद एल्काइल क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। दूसरा फैक्टर है बच्चों कि प्रेजेंस ऑफ
इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन increases rate of AR SN2 रिएक्शन। ये बात है बच्चों, तो इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर करना है। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो फर्स्ट वाले केस में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप तो नहीं है, लेकिन बच्चों थर्ड केस में और सेकेंड केस में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, फोर्थ में भी है, लेकिन बच्चों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। बच्चों सेकेंड और थर्ड आगे होगा, फोर्थ वाला बच्चों पीछे होगा। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप चेक करें कि अब बात आती है थर्ड और फोर्थ में, तो देखिए क्लोरीन यहाँ पर है, यहाँ पर ब्रोमीन, तो क्लोरीन का रेट ब्रोमीन से ज्यादा होता है। दूसरी बात, अब बच्चों यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पर, ये क्लोरीन का ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। सिमिलरली बच्चों ब्रोमीन का ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो अगर दोनों में ही बात करें, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, और तो रेट की बात करें तो क्लोरीन वाले का रेट ब्रोमीन से ज्यादा होता है। एराइल क्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एराइल ब्रोमाइड्स। बच्चों आंसर मिला आपको 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, SN2 ArSN2 पर ही क्वेश्चन, उसी रिएक्शन पर ये बेस सवाल है। तो ETONA, तो सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब बात करते हैं बच्चों एराइल हैलाइड, तो इसमें से ये वाला हेलोजन जाएगा या ये वाला हेलोजन बाहर जाएगा। देखिए बच्चों, तो इसके लिए, इस क्लोरीन के लिए ये वाला NO2 मेटा पर है, अगर मेटा पर है तो -I का काम करेगा। बच्चों इस क्लोरीन के लिए ये वाला NO2 पैरा पर है, वो पैरा पर रेजोनेंस होता है। तो अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर बच्चों इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में इस NO2 का -M लगने के कारण ज्यादा होगा, तो जो रिप्लेस होगा वो ये वाला क्लोरीन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब बच्चों अगर हम रिएक्शन की बात करें, तो रिएक्शन देखिए क्लोरीन, ये क्लोरीन और NO2, और बच्चों न्यूक्लियोफाइल है आपका ETO-, सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफाइल से न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये लिविंग ग्रुप जाएगा। सब्स्टिट्यूशन हुआ 1 मोल लिया है बच्चों हमने, ये NO2 और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OET आ जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन, तो बच्चों ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इससे ऑप्शन से हम मैच करा सकते हैं। ध्यान देना है बच्चों, दोनों ही क्लोरीन में जिस पर -M लग रहा है इस ग्रुप का, वो वाला रिप्लेस होगा। ठीक है, इसकी वजह से ये बच्चों इसका पैरा पोजीशन, इस क्लोरीन के पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इसकी वजह से इस पर रिएक्शन इस वाले क्लोरीन पर होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन B ArSN2 पर बेस्ड है, प्रोडक्ट पूछा है। बच्चों ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लियोफाइल है ETONA। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है और बच्चों एरिल हैलाइड है, तो जब न्यूक्लियोफाइल हो, एरिल हैलाइड है और हीट कर रहे हूं, तो बच्चों ये ArSN2 रिएक्शन है, ये आएगा और लिविंग ग्रुप को भगाएगा। और बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेस रेट ऑफ ArSN2। बच्चों अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें, तो प्रोडक्ट में NO2 तो अपनी जगह रहेगा, बस फ्लोरीन की जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, जो कि है बच्चों OCH3। तो ये बच्चों इस रिएक्शन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सिस डाइऑल। तो जो सिस डाइऑल की बात हमने आपको बताई थी कि 2 रिएजेंट होते हैं, एक तो बेयर्स रिएजेंट और दूसरा है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। 2 ये काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट दिया है कोल्ड एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, वाटर लिया है कोल्ड कंडीशन, और दूसरा है बच्चों ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है, दोनों ये काम करते हैं। और फोर्थ आंसर है बोथ 1 and 2, दोनों के दोनों ही केसेस में एल्कीन के साथ बच्चों सिस डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजनेशन पर पूछा गया है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन निकल का एडिशन करवाना है। बच्चों आपको पता है कि इसका एडिशन सिन एडिशन होता है बच्चों डबल बॉन्ड पर। तो प्रोडक्ट अगर बात करें तो सिन के साथ देखिए दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आएंगे। बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो ये D और D और ये H और H, ये आप बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। ये D, H और H। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो सिस एल्कीन पर जो एडिशन है बच्चों वो सिन एडिशन होगा। ठीक है, तो दोनों ड्यूटेरियम इसमें सेम साइड पर दिए हुए हैं,
तो एल्कीन पर हाइड्रोजनेशन बच्चों सिन एडिशन होता है, तो आने वाले जो हाइड्रोजन होंगे वो बच्चों क्या होंगे, सेम साइड पर होंगे। इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, तो ये है बच्चों आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि फास्टेस्ट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl इनमें से किसमें से बनेगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर हम बच्चों यहां पर बात करें तो जब ये AgCl बन रहा होगा, AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा होगा बच्चों, जब जैसे ही Cl निकलेगा तो R पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज और NO3 माइनस। तो बच्चों सिल्वर क्लोराइड का जब प्रेसिपिटेट बनता है विद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो कार्बोकैटायन बनता है। बच्चों ये कार्बोकैटायन जिस केस में स्टेबल बनेगा उसमें रिएक्शन फास्ट होगी। तो रेट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ध्यान रखना बच्चों, रेट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन विथ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। अब बच्चों देखिए इन सब में आपको क्या करना है, इन सब में क्लोरीन को हटा करके जहां जहां बच्चों क्लोरीन है उधर आपको कार्बोकैटायन बना देना है। तो आपने कार्बोकैटायन बनाया बच्चों, देखिए कार्बोकैटायन बना दिया हमने, यहाँ पर भी कार्बोकैटायन बना दिया। अब जिस केस में कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर फास्ट रिएक्शन मिलेगी। क्योंकि बच्चों सभी साइक्लिक है, तो आप देख सकते हैं कि साइक्लिक है तो एरोमेटिसिटी हो सकता है। कंपाउंड अगर साइक्लिक है बच्चों देखिए ये वाली रिंग, इन सब केसेस में ये वाला एरोमेटिक बन गया। ठीक है, 7 कार्बन का रिंग है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बच्चों। इसमें एरोमेटिक होने की वजह से बच्चों इसमें फास्ट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑफ हेलोएरिन्स, देन द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों हेलोएरिन्स में ArSN2 रिएक्शन होती है, और अभी बच्चों हमने आपको बताया कि ArSN2 रिएक्शन का रेट तब इंक्रीज हो जाता है जब उसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए। ऑर्थो या पैरा पर हो या दोनों ही पोजीशंस पर हो, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन इंक्रीजेस रेट ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों ये बात सही है, इंक्रीज होती है रेट, आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड सवाल है। तो ध्यान दीजिए ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर लिविंग ग्रुप है। जब न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप हो तो SN रिएक्शन होती है बच्चों। इस केस में चूंकि न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है तो रिएक्शन बच्चों आपकी SN1 होगी। ठीक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल SN1, और अगर न्यूक्लियोफाइल चार्ज है तो SN2 होता है बच्चों। अब बात करें बच्चों कि एरिल हैलाइड का रेट, अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें वो SN1 हो या बच्चों वो SN2 हो, तो रेट जो होता है एल्किल हैलाइड का रेट एरिल हैलाइड से बच्चों फास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन बच्चों आपको इस कार्बन पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल से जो आने वाला ग्रुप है उसको देखिए बच्चों, तो आपको मिला यहाँ पर ये ब्रोमीन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एरिल हैलाइड्स आर इनर्ट्स टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो CH2 NH3 प्लस बच्चों यहाँ से Br माइनस निकलेगा। अब बच्चों ये Br माइनस इससे H ले करके HBr बन जाएगा। ठीक है, और आपको मिलेगा बच्चों CH2 NH2 NBr। बच्चों ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, जो आपसे पूछा है ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से। ArSN2 रिएक्शन है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और कह रहा है कि इस रिएक्शन में मैक्सिमम रेट कब होगा, जब Y क्या हो। बच्चों हमने आपको बताया कि जो रेट है बच्चों, रेट ऑफ ArSN2 एरिल फ्लोराइड में फास्ट होता है। एरिल फ्लोराइड के बाद बच्चों एरिल क्लोराइड, एरिल ब्रोमाइड और एरिल जो आयोडाइड है, इनमें ArSN2 का रेट कम होता है। क्योंकि इसके उल्टा बच्चों अगर हम SN2 की बात करें
तो SN2 में बच्चों का रेट देखते हैं तो एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड में रेट ज़्यादा होता है। तो दोनों में जो रेट है वो अपोजिट है बच्चों। यहाँ पर रेट सबसे ज़्यादा होगा फोर्थ में। रीज़न आप समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चों क्या है कि ये बच्चों फ्लोराइड है और न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होता है तो यहाँ पर देखिए अटैक होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है, ये लिविंग ग्रुप वाला जाएगा। तो इस तरीके से पहले बच्चों एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा F, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो देखिए फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ये इसको स्टेबलाइज करता है इस आयन को। ठीक है, दूसरी बात ये है कि बच्चों इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ये हेलोजन इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल को चांस मिलेगा यहाँ पर अटैक करने का। तो यही कारण है बच्चों कि एरिल फ्लोराइड्स का रेट ArSN2 में ज्यादा होता है, क्योंकि इसका माइनस आई इस पर एक चार्ज बनाएगा बच्चों। जब चार्ज बन रहा होगा तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का ज्यादा मौका मिलेगा। इसकी वजह से एरिल फ्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव देन अदर एरिल हैलाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सोडियम और ईथर है। तो सोडियम ईथर के साथ बच्चों तीन तरीके की रिएक्शंस होती हैं, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन बच्चों दोनों ही एरिल हैलाइड्स होते हैं। वुड्स फिटिक में क्या है, एक एरिल हैलाइड दूसरा एल्किल हैलाइड होता है, और फिटिक में बच्चों दोनों ही एरिल हैलाइड्स होते हैं। बच्चों यहाँ पर एरिल हैलाइड क्योंकि सोडियम ईथर है, ये बच्चों इसको फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। फिटिक रिएक्शन में बच्चों कुछ इस तरीके से होता है, जैसे बच्चों ये एरिल हैलाइड है और सोडियम मेटल है और एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड का रिएक्शन है बच्चों फिटिक, और ये NaX निकल जाता है बच्चों यहाँ से और फॉर्मेशन होता है इस तरीके का कंपाउंड। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन एग्जांपल है वुड्स फिटिक रिएक्शन का एग्जांपल है ये। ठीक है, वुड्स में क्या होता है बच्चों, एल्किल हैलाइड है, सोडियम मेटल और ईथर के साथ ऐसा एल्केन का फॉर्मेशन करता है। ये बच्चों वुड्स है। और वुड्स फिटिक में क्या होता है बच्चों, तो वुड्स फिटिक में बच्चों एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम मेटल और एरिल हैलाइड का कॉम्बिनेशन लेते हैं बच्चों, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ये रिएक्शन है बच्चों वुड्स फिटिक, और ये है बच्चों आपकी फिटिक रिएक्शन। फिटिक में दोनों ही हम एरिल हैलाइड्स लेते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणा क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सुरभ प्रताप और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। आज DT10 का पेपर डिस्कशन चल रहा है और इस DT10 के पेपर डिस्कशन में हमने ऑर्गेनिक और फिजिकल कर लिया। अब हम थोड़ा इनऑर्गेनिक देखते हैं और इनऑर्गेनिक में देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह से इन क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, अच्छा अभी तक मैं आपको कई बार ये चीज बोल चुका हूं और दोबारा ये चीज बोल रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको पेपर मिला हो, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से कि वो रैंडमाइज्ड आता है, सबको रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, सबको रैंडम आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब ये चीज देखनी पड़ेगी मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, उसका आंसर क्या बात कर रहा हूं। ठीक है, बस वही चीज आपको देखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, इनके जो नाइट्रेट्स होते हैं जब इनको हीट करते हैं, ठीक है, जब इनको हीट करते हैं तो किस तरह से डिकम्पोज होते हैं। इनके जो नाइट्रेट्स हैं इनको डिकम्पोज हीट करने का किस तरह से डिकम्पोज होते हैं, आपसे ये पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मान लीजिए, मान लिया आपके पास क्या है, MgNO3 होल ट्वाइस। दिस इज द क्वेश्चन, MgNO3 होल ट्वाइस है ना, ये होगा आपके पास MgNO3 होल ट्वाइस। अब अगर मेरे को इसको डिकम्पोज करना है तो इसका डिकम्पोजिशन जो है बेटा वो मैंने आपको बता रखा है कि बहुत सिंपल डिकम्पोजिशन होता है। किसी भी नाइट्रेट को अगर आप हीट डिकम्पोज करो, किसी भी नाइट्रेट को अगर आप डिकम्पोज करो तो आपको क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, ये आपको मिलता है। किसी भी नाइट्रेट को डिकम्पोज करो क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। लेकिन अगर आप हापा वाले मेटल्स को डिकम्पोज करो तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा तो वही मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मिलेगा वही मेटल ऑक्साइड मिलेगा, साथ में NO2 मिलेगा, साथ में O2 मिलेगा। लेकिन ये जो मेटल ऑक्साइड है ये डिकम्पोज हो जाता है और ये देता है आपको मेटल प्लस O2।
ठीक है, ये आपको दे देता है। उसके बाद आपके पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये है आपके पास। अब इनके जो नाइट्रेट्स हैं आसानी से डिकम्पोज नहीं करते, तो जैसे सोडियम का नाइट्रेट है वो 500 डिग्री पे देता है आपको नाइट्राइट प्लस O2, और अगर 800 डिग्री पे ले जाओ तो वो देता है आपको ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड प्लस N2 प्लस O2, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंपाउंड्स मिलते हैं। अब देखो एल्कली अर्थ मेटल्स किस में आते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स नॉर्मल नाइट्रेट्स में आते हैं। तो नॉर्मल नाइट्रेट्स की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, और इस तरह से आप आसानी से बता सकते हो कि आपको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है आपको MO, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ये दे रखा आपको, है ना, आपको ये दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अब क्वेश्चन नंबर 2 की जब मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस द रॉ मटेरियल। अब मैन्युफैक्चर में क्या चाहिए, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के मैन्युफैक्चर में क्या चाहिए होता है, अमोनिया प्रोसेस, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के मैन्युफैक्चर में क्या चाहिए होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्या रॉ मटेरियल, अब देखो आपको पता है कि सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस हम किससे शुरू करते हैं, NH3 प्लस H2O प्लस CO2, इससे शुरू करते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट, है ना, NH4 HCO3, फिर एक्स्ट्रा H2CO3 H2O और CO2 डालते हैं, तो ये बन जाता है आपके पास, सॉरी कार्बोनेट बनता है, ठीक है, कार्बोनेट बनता है। एक्स्ट्रा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट बन जाएगा, NH4 HCO3, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, NaCl डालते हैं इसमें, ठीक है, क्या डालते हैं हम, NaCl, और NaCl डालते ही हमें मिल जाता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें हमने जो रॉ मटेरियल यूज किया है वो क्या यूज किया, ये तो 3 रॉ मटेरियल, और हमने साथ में NaCl भी एज अ रॉ मटेरियल यूज किया है ना, NaCl एज अ रॉ मटेरियल यूज किया। तो इसमें रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा बेटा, NaCl क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन थर्ड है NaCl, एंड दिस विल बी द रॉ मटेरियल। ये क्या होगा, आपका रॉ मटेरियल होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, है ना, दोनों का ऑप्शन 3 था, इसका आपके पास ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 मिल रहा था, और इधर आपको क्या मिल रहा है, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के थ्रू आपको NaCl ऐसा आपका क्या है, NaCl आपका बाय प्रोडक्ट, मतलब सॉरी रॉ मटेरियल है। चलिए नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर नॉट करेक्टली मैच्ड, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, व्हिच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, व्हिच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये पूछा गया है ना। ऑप्शन ए में आपसे पूछा गया है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। अब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड की बात करें तो CS2O, Rb2O, K2O, Na2O और Li2O होगा, Li2O है ना, ये ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ पेरोक्साइड, स्टेबिलिटी ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। इसमें आपके पास Na2O2, K2O2, Rb2O2, CS2O2 है ना, ये आपके पास है। 2 मिनट है, 2 मिनट। ठीक है, आपके पास ये नेक्स्ट आपके पास है थर्ड ऑप्शन में आपके पास है स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट, स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट, स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट। यहां आपसे पूछा गया LiHCO3, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3 एंड CsHCO3, ठीक है। और लास्ट आपसे बोला गया है फोर्थ ऑप्शन आपसे बोला गया है मेल्टिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट बताना है आपको, और मेल्टिंग पॉइंट में आपको दे रखा है NaF, NaCl, NaI, NaBr और Na, ये ऑप्शन देखे और आपसे बोला गया कि आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अब देखो ऑप्शन में ऑप्शन में आपको दे रखा है, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखो ऑप्शन में आपको देखा A, 1 और B, मतलब एटलीस्ट 2 तो गलत होंगे इसमें से, है ना। अब अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या दे रखा है, ये ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन यहां पर दे रखा है आपको A 1 and 4 गलत है, ठीक है। B आपके पास क्या है 1 and 3 गलत है। C आपके पास 1 and 2 गलत है, और D 2 and 3 गलत है। ये आपसे पूछा गया है ना, इस तरह से आपसे पूछे गए, ठीक है। अब वो बताना कौन सा गलत है। अब देखो सिंपल सी चीज है, आपको ये पता है कि स्टेबल, अब कहां से शुरू करें, कहीं से भी शुरू कर लेते हैं, चलिए यहां से शुरू कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं, तो जब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं तो हम देखेंगे कैसा बेस बन रहा है। अब जितना ज्यादा मेटालिक होगा उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, जितना ज्यादा मेटालिक होगा उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। अब ध्यान से देखो कि ये ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं। अब इन ऑक्साइड की खास बात क्या होती है कि इसको अगर हम पानी में डालते हैं तो ये बना देते हैं बेस, ठीक है, क्या बनाते हैं बेस, ठीक है। अब इस बेस की इसकी बेसिक नेचर डिफाइन करेगा ये CS, या जो आपका मेटल है, जितना ज्यादा मेटालिक होगा उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। तो आप सिंपल चीज समझिए, ज्यादा मेटालिक कौन है इसमें से, सबसे ज्यादा मेटालिक ये है। अगर सबसे ज्यादा मेटालिक CS है तो उसका जो ऑक्साइड होगा या हाइड्रोक्साइड होगा वो ज्यादा बेसिक होगा, व्हिच मींस ये ऑर्डर गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होना चाहिए, CSO, CS2O, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए, CS2O, है ना। ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए, CS2O। तो यहां पर ये वाला ऑर्डर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये वाला ऑर्डर क्या हो जाता है, गलत। हमें क्या निकालना है, नॉट करेक्टली मतलब इनकरेक्ट बताना है। हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट। नॉट करेक्टली मतलब इनकरेक्ट, तो इनकरेक्टली बताना है। तो इनकरेक्ट क्या होगा, ये हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पेरोक्साइड। जब स्टेबिलिटी ऑफ पेरोक्साइड की मैं बात करता हूं तो स्टेबिलिटी ऑफ पेरोक्साइड क्या है, जितना ज्यादा मेटल का साइज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, ठीक है। तो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। अब यहां पर सबसे ज्यादा कौन है, CS, सबसे बड़ा साइज है। तो पेरोक्साइड का साइज क्योंकि बड़ा होता है तो उसको मैनेज करने के लिए मेटल का साइज भी क्या चाहिए, ज्यादा बड़ा चाहिए। तो यहां पर स्टेबिलिटी क्या है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट दिखाना, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट, अगर स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट की बात करें तो यहां पर बाइकार्बोनेट की स्टेबिलिटी मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज अपॉन चार्ज। जब क्या होगा, जब आपका एनायन पॉलीएटॉमिक होगा, जब आपका एनायन क्या होगा, पॉलीएटॉमिक होगा। तो एनायन क्योंकि पॉलीएटॉमिक है तो आपका क्या होगा, साइज अपॉन चार्ज। तो यहां पर एनायन आपके पास पॉलीएटॉमिक है तो क्या हो जाएगा, साइज अपॉन चार्ज, व्हिच मींस ये भी करेक्ट ऑर्डर है जिसका साइज और ये किसके लिए है, ये कैटायन के लिए, ये किसके लिए है, कैटायन के लिए। क्योंकि जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ऑटोमेटिकली ये सही हो जाता है। तो हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, लैटिस एनर्जी। जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। अब ध्यान समझना, यहां पर ये साइज छोटा है, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। अब चार्ज अपॉन साइज, अगर लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो चार्ज तो सब में सेम है, साइज को हम कंपेयर करेंगे, जिसका साइज छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी है, NaF की, लेकिन इसमें तो उल्टा लिखा है, तो ये भी गलत है, व्हिच मींस हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। तो ये दोनों इनकरेक्ट होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, A। आंसर क्या हो जाएगा आपका, A। आंसर क्या हो जाएगा, A, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, 1 and 2 will be the answer, मतलब 1 and 4 will be the answer कि 1 and 4 इनकरेक्ट है और इसका ऑप्शन क्या है, A ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखना है कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर डाइल्यूट। आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट the dilute solution, about the dilute solution of alkali metals, in liquid ammonia, ठीक है। अब सोचो कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है
कि दे आर डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। क्या है? दे आर डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। अब कौन सा बोला है इसने? देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला है, एल्कली मेटल का मतलब सोडियम अमोनिया के डाइल्यूट सॉल्यूशन में है। तो इसकी हमने खास कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, ठीक है। ये क्या होता है? Na+, ठीक है, इसके चारों तरफ NH3 इलेक्ट्रॉन, इसके चारों तरफ NH3। इसके कैरेक्टरिस्टिक था गुड कंडक्टर, है ना? क्या था? गुड कंडक्टर था, ठीक है। पैरामैग्नेटिक था, ठीक है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट था, और क्या था? ब्लू इन कलर था, ब्लू इन कलर, है ना? ब्लू इन कलर था। क्या बोला है? आपसे बोला डीप ब्लू इन कलर, ठीक है। डीप ब्लू इन कलर बिल्कुल हो सकता है। हमें तो क्या निकालना है? नॉट करेक्ट निकालना है। तो पहला ऑप्शन इसने बोला है, फर्स्ट ऑप्शन से बोला डीप ब्लू, तो बिल्कुल सही बात है, ब्लू कलर का होता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए, हमें तो नॉट करेक्ट दिखाना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसने बोला है कि कंडक्टिव है। क्या है? कंडक्टिव है, कंडक्टिंग है, तो बिल्कुल कंडक्टिंग है ना? यहाँ पर क्या है? कंडक्टर है, तो गुड कंडक्टिंग आ गया, ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमें तो नॉट करेक्ट निकालना है। थर्ड बोला है डायमैग्नेटिक है। अब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत। क्यों? क्योंकि ये होता क्या है? सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक, इसने क्या बोल दिया? डायमैग्नेटिक। तो ये स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है? नॉट करेक्ट, व्हिच मींस नॉट ट्रू मतलब इनकरेक्ट ढूंढना है। तो डायमैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड। और फोर्थ क्या है हमारे पास? कि अमोनिएटेड सॉल्यूशन, अमोनिएटेड आयंस आर फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन, और अमोनिएटेड कैटायंस एंड अमोनिएटेड एनायंस आर फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन। तो ये भी सही है, अमोनिएटेड कैटायंस और एनायंस बनते हैं। अब हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया हमारा? थर्ड वाला, जो क्या है? जो बता रहा है कि क्या है वो? डायमैग्नेटिक बोलना है, लेकिन आंसर में एक्चुअल में क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? इन द ब्लास्ट फर्नेस अच्छा, इसमें पूछा, सॉरी, विच वन इज करेक्ट पूछा। क्वेश्चन पूछा विच वन इज करेक्ट, क्वेश्चन पूछा विच वन इज करेक्ट, which is incorrect, sorry, which is incorrect पूछा है। क्या पूछा? which is incorrect, है ना? पहला पूछा है in blast furnace pig iron दो मिनट, है ना? पहले एक बार चेंज कर लेते हैं। in blast furnace pig iron is obtained by reaction Fe2O3 plus 3CO gives us Fe plus CO2। ये दिया ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन दिया आपको, मैग्नीशियम इज obtained by electrolysis of aqueous solution of कार्नालाइट। थर्ड आपको दिया है zinc blend ore is concentrated by froth flotation। zinc blend ore is concentrated by froth flotation। and fourth आपको दिया है cryolite is a fluoride of Al। cryolite is fluoride of Al। अब एक चीज समझो, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और इसमें आपको कंसेप्ट अगर याद नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे। अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे। फॉर एग्जांपल ये है ब्लास्ट फर्नेस। अब ब्लास्ट फर्नेस आपको पता है कि आयरन और Fe2O3 यूज होता है, और CO एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं, ठीक है। तो Fe बनता है, तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन मेरे को क्या निकालना है? इनकरेक्ट। अब Mg इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कार्बोनाइट। अब यह चीज ध्यान रखना कि जब भी हम किसी मेटल को निकाल रहे होते हैं तो हम एक्वस ना यूज करके हम उसका मोल्टन फॉर्म यूज करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है ना एक्वस कार्बोनाइट, ये गलत स्टेटमेंट है। हम मोल्टन फॉर्म यूज करते हैं, एक्वस नहीं यूज करते, ठीक है। नेक्स्ट
जिंक ब्लेंड और इज कंसीडर्ड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन। जिंक ब्लेंड का होता है ZnS, अगर जिंक ब्लेंड ZnS है तो बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि फ्रॉथ फ्लोटेशन हम किसके लिए यूज करते हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं। और लास्ट आपका क्रायोलाइट Na3F6 है ना, Na3F6 तो बिल्कुल वो भी आपका एल्यूमिनियम का फ्लोराइड ऑफ एल्यूमिनियम है ना, ये भी फ्लोराइड ऑफ एल्यूमिनियम। बस आपका ये सारे के सारे तीनों स्टेटमेंट 1 3 4 सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना, सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है और हमें इनकरेक्ट ही निकालना था। चलिए नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड कैसे करते हैं। अब ये तो तुम्हें वैसे भी रटा होना चाहिए कि जिंक अगर ब्लेंड की फॉर्म में है तो पहले फ्रॉथ फ्लोटेशन करेंगे और उसको क्या बनाएंगे, जिंक ऑक्साइड बनाएंगे, और जब जिंक ऑक्साइड बना देगा तो कार्बन से रिड्यूस करके क्या बना देंगे, Zn+O2, Zn+CO2 है ना। तो यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, पहले रोस्टिंग होना चाहिए, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, सॉरी फ्रॉथ फ्लोटेशन से जिंक ब्लेंड को वो करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे आप, क्योंकि ZnS है तो ZnS का क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे है ना, क्या करेंगे, रोस्टिंग, ठीक है, क्योंकि जो भी सल्फाइड्स होते हैं उनकी रोस्टिंग की जाती है, ऑक्साइड्स होते हैं तो नॉर्मली यूज कर लिया जाता है, कैल्सिनेशन किया जाता है, लेकिन सल्फाइड्स है तो क्या किया जाएगा, रोस्टिंग, और उसको बनाया जाएगा ZnO में, और फिर ZnO क्या करेंगे, कार्बन से रिड्यूस करके क्या बना देंगे, Zn+CO, ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर जो 2 है उसमें लिखा हुआ है कि पहले क्या करेंगे, रोस्टिंग फॉलोड बाय कार्बन के साथ रिडक्शन, रोस्टिंग फॉलोड बाय कार्बन के साथ रिडक्शन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, which of the following statement is correct regarding slag, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक कॉपर। स्लैग के रिगार्डिंग क्या ऐसी चीज है जो करेक्ट है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल है ना, मेटल के एक्सट्रैक्शन के दौरान जो स्लैग बनता है उसकी क्या खास बात होती है। अब जो स्लैग बनता है ना, स्लैग का फायदा होता है, स्लैग का फायदा क्या होता है कि स्लैग जो है वो लाइट होता है, तो जो ओर बनता है वो नीचे रह जाता है, और जो स्लैग है ऊपर है, तो ऊपर से आप स्लैग को हटा सकते हो, नीचे से ओर को निकाल सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ रिमूविंग स्लैग। दूसरा, स्लैग की खास बात है जो बहुत ही हेल्प करती है, स्लैग क्या है कि स्लैग का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली लो होता है। अगर स्लैग का मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो है तो वो क्योंकि मिक्सचर में मिलेगा तो वो क्या कर देगा, पूरे मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है। तो क्या होता है, स्लैग की वजह से दो फायदे होते हैं, एक उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो ओवरऑल मिक्सचर को कम, ओवरऑल मिक्सचर के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें कम हीट पे भी आपको मेटल मिल जाता है। दूसरा, वो लाइट है, तो लाइट होने की वजह से क्या हो जाता है, वो जो ओर बनता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है और वहां से आसानी से उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आप इसकी जो प्रॉपर्टी 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है, क्या लिखा हुआ है, स्लैग इज लाइटर, स्लैग इज लाइटर है ना, स्लैग लाइट है, ठीक है, एंड हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, एंड हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, स्लैग लाइट है और दोनों क्या है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। इससे फायदा क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 था ये, इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये है कि आपको क्या होगा कि आप इंप्योरिटीज लाइट है तो ये ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा, आसानी से सेपरेट कर सकते हो। दूसरा, ये ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट को कम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम कम हीट पे भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है, यही प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। बस बेटा यही क्वेश्चन थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपके पास आए थे, ठीक है ना, और होपफुली आपका पेपर अच्छा गया होगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, DT11 के साथ, तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अच्छे नंबर लाते रहो, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, ओके, थैंक यू।